आज हम लोग सीएमए इंटर का लॉ इन एथिक्स में ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आजकल 5 से 6 नंबर का ग्रेच्युटी का क्वेश्चन आता है। मैं जो समझा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से समझिएगा और याद करना नहीं, इस चैप्टर में कुछ भी चीज़ों को समझिए टू द पॉइंट। में क्लास में आ रहा हूँ। देखिए ग्रेच्युटी का मीनिंग क्या होता है। ग्रेच्युटी क्या है, देखिए ग्रेच्युटी इज अ लंप सम पेमेंट गिवन टू एम्प्लॉय व्हेन ही रिटायर और लिव द सर्विस। क्या है, देखिए पर्पस समझिए। क्या होता है, जब एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, काम करते करते जब एम्प्लॉय बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने के बाद तो एम्प्लॉयर काम नहीं कर सकता है, पैसा तो नहीं कमा सकता है, लेकिन फ्यूचर में जीने के लिए उसको कुछ पैसा चाहिए। तो क्या होता है, जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है तब एम्प्लॉयर उसको एक लमसम पेमेंट देता है कि उस पेमेंट के सहारे वो जी पाए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। जब एम्प्लॉय अपना जॉब से रिटायरमेंट हो जाता है तो एम्प्लॉयर उसको कुछ लमसम पेमेंट देता है, एक बड़ा पेमेंट देता है, जिसके कारण एम्प्लॉय फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगा। तो ग्रेच्युटी क्या है, सिंपल्स मीनिंग में देखेंगे, इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जिसके कारण एम्प्लॉय फ्यूचर में सरवाइव कर सकता है। ठीक है, अब देखिए समझ में आया, मीनिंग समझिए ग्रेच्युटी का। पर मीनिंग समझेंगे तो एक्ट को समझ पाएंगे। समझ में आया, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। आगे देखिए, द एक्ट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 16 सितंबर 1972। अब ये डेट कैसे याद रखना है, देखिए 16 सितंबर, ये डेट याद रखना आपको जरूरी है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 15 अगस्त के बाद, तब याद रहेगा आपको। ग्रेच्युटी में हमको याद रखना है डेट के लिए 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद क्या होगा, 15 अगस्त के बाद मतलब 15 अगस्त के बाद वाला महीना तो हो गया सितंबर। सितंबर याद रहेगा, और 15 अगस्त के बाद मतलब 16। समझ में आया। तो 16 सितंबर आपको ऐसे याद रखना है। ऐसे याद रखना है, एक डेट क्या था, 15 अगस्त के बाद वाला डेट। तो आपको 15 अगस्त के बाद मतलब मंथ भी सितंबर और डेट भी 16। तो 16 सितंबर आपको याद रहेगा। ये 1972 याद रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ये एक्ट आया था 16 सितंबर 1972 को। आगे देखिए, दिस एक्ट द एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट प्लांटेशन एंड पोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट पूरा इंडिया में अप्लाई है, ये याद रखना है। सिर्फ पीपी मतलब प्लांटेशन एंड पोर्ट जो वाला केस है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर अप्लाई नहीं है। जनरली आपको इतना याद रखना है कि यह एक्ट पूरा इंडिया में अप्लाई है। ठीक है, सिंपल सा। यह एक ग्रेच्युटी का सिंपल मीनिंग क्या है, यह एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय को देता है, जिसके कारण वो फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगा। समझ में आया। अब देखिए आगे मैं पढ़ाता हूं। देखिए, टाइम फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का टाइम का पेमेंट किया जाता है। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है एक्ट में, क्या लिखा हुआ है देखिए, इन ग्रेच्युटी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस एदर बाय रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन, रेजिग्नेशन एंड डेथ ऑफ एम्प्लॉय। मतलब ग्रेच्युटी का पैसा कब दिया जाता है, जब एम्प्लॉयर, क्या बोलता है, ग्रेच्युटी का पैसा कब दिया जाता है, सिंपल भाषा में जब एम्प्लॉय जॉब को छोड़ता है, जब एम्प्लॉय बूढ़ा हो जाता है वो जॉब को छोड़ देता है। टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, जब एम्प्लॉय अपना सर्विस को टर्मिनेट करता है, आगे वो जॉब नहीं करना चाहता है, उस समय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है। अब देखिए, जब एम्प्लॉयर जो है, चीज को समझिए, एम्प्लॉयर कब पैसा देता है एम्प्लॉय को, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, जब एम्प्लॉय नौकरी छोड़ता है। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉय किस किस केस में नौकरी छोड़ेगा तभी पैसा मिलेगा, या रिटायरमेंट करेगा एम्प्लॉय। रिटायरमेंट क्या होता है, देखिए चीजों को समझिए। एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेगा, रिटायरमेंट लेगा मतलब एम्प्लॉय को लगता है कि उसका एम्प्लॉय का एज सपोज आज के दिन 50 साल हो गया, उसका बच्चा लोग कमा रहा है, तो एम्प्लॉय को लगता है कि अब मेरे को पैसा कमाने का दरकार नहीं है, घर में रेस्ट करने का दरकार है, क्योंकि बच्चा लोग पैसा कमाना चालू कर दिया है। तो बोलेगा आज हम रिजाइन ले रहे सर, और हम फ्यूचर में जॉब नहीं करेंगे, तो रेजिग्नेशन माने रिजाइन कर देगा, या बोलेगा कि हमको रिटायरमेंट कर दीजिए। तो एक रिटायरमेंट हो गया। सुपरएनुएशन क्या होता है, देखिए रिटायरमेंट मतलब अपना इच्छा से रिटायर कर लेगा, रिटायरमेंट ले लेगा कि 50 साल की उम्र हो गया, अब हमको रिटायर करना, जॉब करना ही नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब आगे हम और जॉब नहीं करेंगे। समझ में आया। और सुपरएनुएशन का मतलब समझिए। सुपरएनुएशन बोलता है, देखिए मीनिंग में लिखा हुआ है, सुपरएनुएशन मींस एज फिक्स इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब मेरा जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, जब एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया था
उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि जब एम्प्लॉय का 55 साल का उम्र होगा तब वह जॉब छोड़ देगा और आगे वो जॉब नहीं करेगा। तो एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो हुआ, वेकेशन ऑफ जॉब हुआ, उसको बोलते हैं सुपर एनुएशन। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब हम जॉब छोड़ रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ेगा तो एम्प्लॉयर उसको ग्रेच्युटी का पैसा देगा। रिटायरमेंट समझ में आया? एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट ले लिया, अब हम फ्यूचर में जॉब नहीं करेंगे। सुपर एनुएशन, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरा एज हो गया, अब हम जॉब छोड़ देंगे, ठीक है। अब आया रेजिग्नेशंस। रेजिग्नेशंस का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय मेरे यहाँ 10 साल काम किया और यहाँ से रिजाइन करके जाके फ्यूचर में और कहीं जॉब कर रहा है, दूसरा जगह और जॉब कर सकता है। रेजिग्नेशंस में आप जॉब कर रहे हैं फ्यूचर में, रिटायरमेंट में आप जॉब नहीं कर रहे हैं, रिटायरमेंट घर में लेकर रिटायर हो गए हैं। रेजिग्नेशन में कंपनी ने रिजाइन कर दिया एम्प्लॉय ने और दूसरा जगह जॉब कर रहा है। और एक केस होता है डेथ ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय मर ही गया तो उसका लीगल हायर या नॉमिनी को ग्रेच्युटी का पैसा दे दिया जाता है। तो इस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा देगा। कौन कौन सा केस में? जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेगा या सुपर एनुएशन लेगा या रेजिग्नेशन लेगा या एम्प्लॉय मर जाएगा। इस 4 केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा देता है। समझ में आया? कब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा देता है? इस 4 केस में, रिटायरमेंट, सुपर एनुएशंस, रेजिग्नेशन एंड डेथ ऑफ एम्प्लॉय। आगे देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये जो ग्रेच्युटी एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है? देखिए, दिस एक्ट अप्लाइज टू द एम्प्लॉय एंगेज इन। कहाँ अप्लाई है? जब एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहा है, इस सेक्टर में एम्प्लॉय एंगेज्ड है, मतलब इस सेक्टर में एम्प्लॉय काम कर रहा है। फैक्ट्री में, यदि कोई एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उस पर ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है। माइनिंग में काम कर रहा है, जो जमीन के नीचे माइनिंग होता है वो सब में काम कर रहा है, या प्लांटेशंस का कोई काम कर रहा है, या एम्प्लॉय किसी पोर्ट में काम कर रहा है या रेलवे कंपनी में काम कर रहा है। सिंपल से याद रखना, कोई फैक्ट्री में है या माइनिंग में या प्लांटेशन ऑब्लिक पोर्ट या रेलवे कंपनी में यदि एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। सिर्फ इतना याद रखना है। और बोलता है आगे देखिए, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट वे 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉय। वह शॉप या एस्टैब्लिशमेंट, वह छोटी सी फैक्ट्री या वह शॉप जहाँ 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। या एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एस्टैब्लिशमेंट को बोल दिया, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, एम्प्लॉय रहे ना रहे, उस एस्टैब्लिशमेंट को ग्रेच्युटी का पैसा देना पड़ेगा। सीधा सा 3 पॉइंट याद रखना है। कोई फैक्ट्री, माइनिंग, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी, दूसरा है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट जहां 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, या वह एस्टैब्लिशमेंट जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इसको ग्रेच्युटी का पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए, दिस एक्ट जो है कंटिन्यू टू अप्लाई एवन इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉल बिलो। बोलता है यहाँ पर देखिए, इस एस्टैब्लिशमेंट में, इस शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में सेंट्रल रूल बनाया गया कि 10 एम्प्लॉय होना ही चाहिए तब ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। लेकिन एक बार ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया, फिर वहां एस्टैब्लिशमेंट में 10 की जगह 4 एम्प्लॉय भी हो जाएंगे ना, तो भी उस एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी का पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये एक्ट एक बार अप्लाई हो गया तो फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए अप्लाई हो गया, याद रख लीजिएगा। एम्प्लॉय रहे ना रहे, डजंट मैटर, ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, दिस प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये पूरा प्रोविजन लिखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद आप लिखेंगे आगे कुछ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट लिख के फिर आंसर लिखेगा। देखिए, एग्जाम जून 2013 का क्वेश्चन आया, मैं पूरा स्कैनर सॉल्व कराया हूँ इस क्लास में। देखिए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2 जनवरी 1980 को कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन किया। हैविंग 50 एम्प्लॉय, कंपनी के पास 50 एम्प्लॉय था जब कंपनी बनी। 1980 में कंपनी बहुत बड़ी थी, 50 एम्प्लॉय था। ड्यू टू लॉसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूस टू बिलो 10। क्या हो गया? कंपनी को बहुत लॉस हो गया, जिसके कारण नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूस 10 हो गए, 10 से कम हो गए, 5 एम्प्लॉय हो गए हैं कंपनी में। लेकिन जब कंपनी के पास 50 एम्प्लॉय थे तब ग्रेच्युटी एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो गया। और ये एक्ट एक बार एप्लीकेबल हो गया तो फ्यूचर के लिए हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, याद रखिए। हे यार, एम्प्लॉय ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज एंटाइटल्ड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। एबीसी को मिलेगा भैया, 3 एम्प्लॉय रह जाए, 1 एम्प्लॉय रह जाए, 1 एम्प्लॉय होगा तभी भी उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा, क्योंकि ये एक्ट एक बार अप्लाई हो गया तो जिंदगी भर के लिए अप्लाई हो गया, ये याद रखना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को समझ लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेच्युटी। एलिजिबल कौन है, किसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलना चाहिए, ये समझ में आ गया। ऑल एम्प्लॉय लोगों के लिए है। एम्प्लॉय का मतलब क्या, देखिए, पर्सन एम्प्लॉय फॉर वेजेस, वह आदमी जो वेजेस और सैलरी के लिए काम करता है। एक्सक्लूडिंग अप्रेंटिस,
मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है कंपनी में आके उसको नहीं मानेंगे, ट्रेनर लोगों को नहीं माना जाएगा, बट इंक्लूडिंग टीचर्स। टीचर जो काम कर रहा है, जो टीचिंग जो फीस दे रहा है, टीचिंग का काम कर रहा है, उसको एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा और टीचर को ग्रेच्युटी मिलेगा ही मिलेगा। टीचर इज ए एम्प्लॉय, याद रखिएगा। कौन एम्प्लॉय नहीं है? ट्रेनी। जो अप्रेंटिस है, ट्रेनी है, वो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन टीचर हमेशा एम्प्लॉय रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है दिसंबर 2013 का एक क्वेश्चन बनता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, टर्म्स फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी देने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस है, उसको बोलते हैं टर्म्स फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा देगा, नहीं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा नहीं देगा। टर्म्स क्या, कंडीशंस क्या, देखिए, एम्प्लॉय हैज रेंडर कंटिन्यूअस 5 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब एम्प्लॉय उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 5 साल काम किया हो, तभी ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। बट देयर इज एन एक्सेप्शनल, एक रूल्स के बीच एक एक्सेप्शनल भी दिया गया। क्या है? देखिए, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ ऑब्लिक डिसेबलमेंट ऑफ एम्प्लॉय। क्या हो रहा है? देखिए, रूल बनाया कि कोई एम्प्लॉय मेरा ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम करेगा तो हम ग्रेच्युटी का पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, एम्प्लॉय काम करते करते फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण एम्प्लॉय का डेथ हो गया, या एम्प्लॉय मर गया किसी भी रीजन से, तो भी उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। दो वह 5 साल काम नहीं किया, 1 साल भी काम किया होगा तो भी उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। दूसरा बोलता है फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण उसका हाथ पैर डैमेज हो गया, वो काम नहीं कर सकता है। समझ में आया? अब वो घर में रेस्ट कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता, तभी भी कंपनी उसको ग्रेच्युटी का पैसा देगी। दो वो 5 साल काम नहीं किया, दो केस में यदि वो 5 साल काम नहीं करता है तो भी उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है। पहला केस है डेथ और दूसरा केस है डिसेबलमेंट। डेथ और डिसेबलमेंट याद रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखिए ये, मिस्टर एक्स कैन नॉट कंप्लीट 5 ईयर ऑफ सर्विस ड्यू टू हिज डिसेबलमेंट। मिस्टर एक्स अपना 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबलमेंट हो गया, डिसेबल हो गया। ठीक है, इन दिस केस मिस्टर एक्स इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। यस, मिस्टर एक्स विल रिसीव ग्रेच्युटी। आगे प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर हैज टू रेंडर 5 ईयर सर्विस, देन ही इज एप्लीकेबल फॉर ग्रेच्युटी, बट इन दो सर्कमस्टेंसेस दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ये आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखेंगे यस मिस्टर एक्स को ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, और ये प्रोविजन होता है। एग्जाम में दिसंबर 2013 में आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है अमाउंट ऑफ फॉर्मूला ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है? आप देखिए, इसको देखिए, फिर मैं समझा रहा हूं। देखिए देखिए फॉर्मूला क्या है, बोलता है वेजेस, एम्प्लॉय का वेजेस ऑब्लिक सैलरी जितना रहेगा इनटू 15/26 कर देंगे। 26 क्यों? क्योंकि महीना में 4 संडे होते हैं, तो 4 संडे को माइनस करके वर्किंग डे 26 ही माने जाते हैं। इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, जितना ईयर्स वो काम किया है। बट दिस रूल इज एप्लीकेबल नॉन सीजनेबल बिजनेस। नॉन सीजनेबल बिजनेस मतलब वह काम जो साल में 12 का 12 महीना चलता है, सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे टी वगैरह, टी इंडस्ट्री वगैरह क्या होता है कि सीजनल, सीजन आता है तो चाय उगती है, नहीं तो नहीं उगती है। सीजनल बिजनेस के लिए नहीं है, ये है नॉर्मल नॉन सीजनल बिजनेस के लिए यह रूल है जो साल में 12 महीना चलता है। अब देखिए वेजेस जो है इंटू 7/26 आप कब करेंगे? सीजनेबल बिजनेस, जो सीजन के हिसाब से जिसका बिजनेस होता है उसके लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा सीजनल है या नॉन सीजनल है। याद रखिएगा मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेबल इज 20 लाख। मैक्सिमम एक आदमी को एक कंपनी 20 लाख तक का ग्रेच्युटी दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। और सर्विस ऑफ 6 मंथ और मोर इज राउंडेड ऑफ 1 ईयर। मतलब सपोज वह मेरे यहाँ 5 साल और 6 महीना काम किया है तो उसको 6 साल मान लिया जाएगा। 6 महीना उससे ज्यादा सर्विस को 1 साल राउंडेड ऑफ कर दिया जाएगा। और अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 मंथ वेजेस, माने जितना सैलरी है उसको 20 से इंटू करेंगे, उससे ज्यादा का आप उसको नहीं दे सकते हैं। 20 मंथ वेजेस से ज्यादा का नहीं दे सकते हैं। लेकिन पहले रूल्स 12 महीना का होता था। इंस्टीट्यूट के मेट में आज भी 12 महीना लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको 20 मंथ लिखिएगा, सही है। अभी नया अमेंडमेंट अभी आया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए अब एक एग्जाम का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं उससे रिलेटेड, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए
देखिए ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में 2013 दिसंबर। बोलता है एम्प्लॉय ज्वाइन ऑन 25/5/1987 ने एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस ज्वाइन की और रिटायरमेंट ले लिया 30/11/2012 को। बेसिक सैलरी हम उसको 70,000 रुपये देते थे। आपको ग्रेचुटी निकालना है। ये नॉन सीजनेबल बिजनेस था। नॉन सीजनेबल बिजनेस मतलब ये सीजन के बेसिस में नहीं होता था। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन में दिया कि कन्वेंस अलाउ 10,000 था और ओवर टाइम अर्निंग एम्प्लॉय की 1,000 थी। याद है कि कन्वेंस अलाउ ओवर टाइम अलाउ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लेना ही नहीं है क्योंकि फॉर्मूला क्या बोला गया, वेजेस। वेजेस में सिर्फ दो ही चीज आता है, बेसिक प्लस डीए। तो रूल यही है, वेजेस इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड। तो यहाँ एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए कुछ नहीं है, तो बेसिक्स को ही लेंगे। 70,000 एम्प्लॉय का बेसिक है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कितना है, 25 साल और 6 महीना। 6 महीना को हम बोले थे 1 साल मान लिया जाता है, रूल में पढ़ाया गया है ना। 6 महीना रहे या उससे ज्यादा रहे तो उसको ईयर में मान लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मंथ 6 महीना उससे ज्यादा रहा तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 साल और 26 साल एम्प्लॉय ने काम किया है। तो ग्रेचुटी क्या होगा, 70,000 इंटू 26/15 जो नॉर्मल रूल है, सॉरी 70,000 इंटू 26, नंबर ऑफ ईयर है यहाँ पर 26 इंटू 15/26 जो 15/26 नॉर्मल रूल है। तो 10,50,000 का हुआ। कन्वेंस अलाउंस और ओवर टाइम इज नॉट पार्ट ऑफ सैलरी, याद रखिएगा। अब दो रूल आप जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ग्रेचुटी आपका 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रूल है। तो 20 लाख से देख लीजिए, ज्यादा नहीं है। समझ में आया। अब जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है उसको भी आप 20 से इंटू कर दीजिएगा। 12 टाइम से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 70,000 होल इंटू 20 इसके लिए 14 लाख। 14 लाख से भी ज्यादा नहीं है। दो कंडीशन जरूर चेक कीजिएगा, एक है 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जितना सैलरी है उसका इसको इंटू 20 कर दीजिएगा। तो उसको 20 करेंगे तो 14 लाख हो रहा है। 14 लाख से भी ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम यहाँ कितना एम्प्लॉय दे सकता है ग्रेचुटी, 14 लाख तक दे सकता है रूल के हिसाब से। दो कंडीशन है। ठीक है, अब आप देखिए मैं प्रोविजन आपको ये एक बार और बता दे रहा हूँ जो इसका रूल था। ये देखिए वेजेस इंटू 15/26 हमने किया, नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड किया क्योंकि नॉन सीजनेबल बिजनेस था। मैक्सिमम ग्रेचुटी कितना है, 20 लाख। अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 12 मंथ वेजेस, मतलब 20 महीना का। तो 70 इंटू 20 14 लाख हो गया। समझ में आया रूल्स। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सुन लीजिए, सुनेंगे याद रहेगा, कंसेप्ट बनेगा और कंसेप्ट बनेगा तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे और सारा स्कैनर का सम सॉल्व है, आपको सुनना है खाली। अब देखिए एग्जाम में जून 2019 में आया, प्रोविजन भी कवर हो रहा है आपका और एग्जाम क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। देखिए एग्जाम दिसंबर 2012 दो बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए, प्रोविजन क्या देखिए, नंबर ऑफ डेज सर्विस इंटाइटल फॉर ग्रेचुटी पेमेंट इन केस ऑफ सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट। सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट में बोला गया कि नंबर ऑफ डेज का क्या रूल है, कितना सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट जो सीजनेबल बिजनेस करता है उस आदमी को कम से कम कितना दिन काम करेगा तो ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा, यही बोलना चाहता है। तो रूल बोलता है कि 75% जितना दिन वो बिजनेस चलता है उसका 75% आप इंटू कर दीजिए। जितना दिन आ रहा है उतना दिन यदि एम्प्लॉय काम करेगा तो उसको ग्रेचुटी का पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, सीधा सा बात है। तो इफ एस्टैब्लिशमेंट ओपन फॉर 120 डेज देन एम्प्लॉय मस्ट वर्क फॉर एटलीस्ट 120 इंटू 75 90 डेज फॉर ग्रेचुटी पेमेंट। सीधा बात है, सीजनेबल एस्टैब्लिशमेंट के लिए जितना दिन वह बिजनेस चलता है उसका 75% दिन एम्प्लॉय यदि वहां जाके काम करेगा तो उसको ग्रेचुटी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ मतलब बोलने का मतलब है यदि 90 दिन एम्प्लॉय काम करेगा तो हम ग्रेचुटी का पैसा देंगे, 90 दिन से यदि कम करेगा तो उसको हम लोग ग्रेचुटी का पैसा नहीं देंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब एक तो एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया फॉर फ्यूचर ऑफ ग्रेचुटी। किस केस में आपका ग्रेचुटी फॉरफीचर्ड हो जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा, फॉरफिटेड हो जाएगा। समझ लीजिए ग्रेचुटी का पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या बोलता है देखिए, एम्प्लॉयर कैन फॉरफिटेड द ग्रेचुटी इफ employees misconduct or negligence has damage or destruction the employer property। बोलता है एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट, यदि एम्प्लॉय ने कुछ गलत काम कर दिया या मिसकंडक्ट कर दिया, मिसबिहेव कर दिया या नेग्लिजेंस, मतलब ये बताना है एम्प्लॉय ने यदि कोई गलत काम किया है उसके कारण एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी डैमेज हो गया है, प्रॉपर्टी डैमेज होना चाहिए, तब एम्प्लॉयर चाहे तो उसका ग्रेचुटी का पैसा रोक सकता है। मतलब एम्प्लॉय कोई गलत काम करेगा, मिसकंडक्ट करेगा, नेग्लिजेंस करेगा, उसके कारण एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी यदि डैमेज होगा तब एम्प्लॉयर उसका माने ग्रेचुटी को रोक सकता है। माने घुमा फिरा के बोलना चाहता है यदि एम्प्लॉय गलती कर रहा है, समझ में आया, गलत मतलब मिसकंडक्ट,
प्लस नेग्लिजेंस कर रहा है कोई चीज, तब वो कर सकता है। लेकिन इट कैन ऑल्सो फॉरफिटेड फॉर ऑफेंस एक्ट ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूडिंग मोरल टर्पिट्यूड। बोलता है एम्प्लॉय ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, या नेशनल लेवल का कोई क्राइम कर दिया, उसको बोलते हैं मोरल टर्पिट्यूड। यदि एम्प्लॉय ने कोई बड़ा क्राइम कर दिया तो उस केस में भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी का पैसा रोक सकता है, नहीं देगा उसको। फॉरफिटेड मतलब नहीं देना, समझ में आया? चीज को समझिए। एम्प्लॉय यदि कोई गलत काम करता है, कोई क्राइम करता है या मिसकंडक्ट करता है, मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस में याद रखिए उसका प्रॉपर्टी डैमेज होना चाहिए। क्राइम के समय प्रॉपर्टी डैमेज का दरकार नहीं है, लेकिन यदि एम्प्लॉय कोई मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस कर रहा है उसके कारण यदि एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, प्रॉपर्टी डैमेज होगा तभी वह रोक सकता, नहीं तो नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा। अब एक और चीज है, देखिए, इफ एम्प्लॉयर हैज गिवन ए लैंड टू एम्प्लॉय फॉर लिविंग एट द टाइम ऑफ सर्विस। क्या होता है, देखिए चीज को समझा रहा हूं। जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हायर किया, माने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जॉब पे रखा, तो एम्प्लॉयर के पास एक लैंड पड़ा हुआ था, खाली लैंड। तो एम्प्लॉयर ने बोला कि तुम्हारे पास घर नहीं है एम्प्लॉय को रहने के लिए, तुम यहाँ पर इस लैंड में अपना बना के रह लो। तो एम्प्लॉय बोला कि इधर उधर हम पैसा लगाएंगे, इससे अच्छा एम्प्लॉयर का जो प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है उसी में रह लेते हैं। चीज को समझिए। तो क्या हुआ, देखिए अब प्रोविजन पढ़ा रहा हूं, देखिए, इफ एम्प्लॉयर हैज गिवन ए लैंड टू एम्प्लॉय फॉर लिविंग एट द टाइम ऑफ सर्विस, when employee retired, then employer asked to return back the land, but in such case if employee is not return the land, then also employer cannot forfeited gratuity of employee। चीज को समझिए। आज मेरे यहाँ मैं एम्प्लॉयर हूँ और कोई एम्प्लॉय है, सोचिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जॉब पे रखा और एक घर रहने के लिए दिया। जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है तो एम्प्लॉयर बोलता है तुम मेरे यहाँ काम नहीं कर रहे हो, मेरा घर वापस दे दो। उस केस में यदि एम्प्लॉय बोलता है कि हम घर नहीं देंगे वापस, हम घर नहीं देंगे, एम्प्लॉय यहाँ गलत कर रहा है, वापस नहीं दे रहा है, उस केस में यदि एम्प्लॉय मना भी करता है तब भी एम्प्लॉयर उसका ग्रेच्युटी का पैसा नहीं रोक सकता, उसको देना पड़ेगा ग्रेच्युटी का पैसा। चीज को समझिए। इस केस में एम्प्लॉय वापस नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय गलत कर रहा है। आज हम जब नौकरी छोड़ दिए तो हमको वापस करना पड़ेगा एम्प्लॉयर का घर, लेकिन एम्प्लॉय यहाँ वापस नहीं कर रहा है तब भी एम्प्लॉयर उसका ग्रेच्युटी का पैसा नहीं रोक सकता है। गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि एम्प्लॉयर ऐसे छोटे मोटे केस के कारण एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी का पैसा नहीं रोक सकता, उसका हक का पैसा नहीं रोका जा सकता है। आगे देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी, ये भी एग्जाम में आया है, ठीक है। बोलता है नो ग्रेच्युटी पेबल अंडर दिस एक्ट इज लायबल टू अटैचमेंट फॉर एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सीधा सा बात है, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मार सकता है। कोई हो, सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, रेवेन्यू कोर्ट हो, कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि इस एम्प्लॉयर को किसका प्रॉपर्टी का पैसा रोक लो, नहीं रोक पाएगा एम्प्लॉयर। कोर्ट के पास पावर नहीं है कि ग्रेच्युटी का पैसा एम्प्लॉय का मार ले, रख ले, एम्प्लॉयर को बोल दे। मतलब सीधा सा बात है, एम्प्लॉय पैसा ग्रेच्युटी का एकदम प्रोटेक्टेड है, एकदम सेफ है, एम्प्लॉय को मिलेगा, कोई कोर्ट का ऑर्डर फॉर्डर उसको नहीं ले सकता है। अब देखिए एक तो और है रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी। क्या बोलते हैं, देखिए ये भी जून 2009 में आया। इफ द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी इज नॉट पेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यदि ग्रेच्युटी का पैसा स्पेसिफाइड टाइम में नहीं दिया जाता है एम्प्लॉय को, द एम्प्लॉय में मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ठीक है। After hearing both the parties, the controlling authority issue order for payment of gratuity with interest। क्या बोलता है, देखिए कहानी क्या, आप समझिए, अब समझ में आ जाएगा। क्या होता है, जब एम्प्लॉय जॉब से रिटायरमेंट हुआ, जब एम्प्लॉय ने जॉब से रिटायरमेंट लिया तो एम्प्लॉयर को एक एप्लीकेशन दिया, ठीक है, कि मेरे को अब मेरा ग्रेच्युटी का पैसा चाहिए। तो एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी है जिस दिन एम्प्लॉय दे रहा है वहां से 30 दिन के अंदर एम्प्लॉय को उसका ग्रेच्युटी का पैसा दे दे, ठीक है। अब क्या होता है, एम्प्लॉयर ने 30 दिन के अंदर एम्प्लॉय का ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया, तब एम्प्लॉय क्या करेगा, जब एम्प्लॉय ने 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो वहां से 30 दिन के अंदर क्या करेगा, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, तो उसको एम्प्लॉय एक तो चिट्ठी भेजेगा कि मेरे को मेरा एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दे रहा है। अब वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा, एम्प्लॉय दोनों को बुलाएगा और उन लोगों को समझेगा कि गलती क्या है, और वो सब चीज को समझने के बाद बोलेगा एम्प्लॉयर को कि इसका पैसा दो, तुम जो लेट से दियो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दो 9%। समझ में आया? कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोलेगा एम्प्लॉयर को तुम ग्रेच्युटी का तो पैसा दो प्लस इंटरेस्ट भी दो 9%, ठीक है।
ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी क्या होता है? विद इन 30 डेज आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉय। मतलब सीधा बात है, एम्प्लॉय को एप्लीकेशन देता है कि मेरा ग्रेजुटी का पैसा दो 30 दिन में, जहाँ जब रिटायरमेंट होता है वहाँ से 30 दिन के अंदर। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन होता है फॉर्म आई, एम्प्लॉय किस में देता है? आई में, फॉर्म आई में देता है इसको एम्प्लॉयर को कि मेरा ग्रेजुटी का पैसा दो। सपोज एम्प्लॉय मर गया तो उसका नॉमिनी या लीगल हायर फॉर्म जे और के में एप्लीकेशन देंगे फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। समझ में आया? रिकवरी ऑफ ग्रेजुटी का सीधा सा रूल है कि जब एम्प्लॉयर रिटायर होगा वहां से 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को चिट्ठी देगा कि मेरा ग्रेजुटी का पैसा दो। यदि एम्प्लॉयर 30 दिन के अंदर नहीं देता है तो वह कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, उसको चिट्ठी लिखेगा कि मेरा पैसा नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी दोनों को बुलाएगा और मुद्दा को सॉल्व करेगा और एम्प्लॉयर को बोलेगा कि इसका ग्रेजुटी का पैसा दो प्लस 9% इंटरेस्ट के साथ दो। ठीक है, आगे मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, ये आपका जिंदगी बदल देगा। हम पहले बता दे रहे हैं, 2 मिनट देखिए और मैं 2 मिनट में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट में बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। सिर्फ मैं बताऊंगा कि आप जिंदगी में सक्सेस कैसे होंगे, कैसे आप सीएमए पास करेंगे और आप आगे आगे भी आप सक्सेस करते जाएंगे। इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लीजिएगा। पहला रूल है नेवर गिव अप एंड बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू। कभी भी परिस्थितियों से हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है। हम कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। सक्सेस होने के लिए, कोई भी आदमी को सक्सेस होने के लिए सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। पहला है डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन को फॉलो करे और अपना काम करते रहे। दूसरा है उसको जिद्दी बनना पड़ेगा, बिना जिद्दी बने आप सक्सेस नहीं बन सकते। जिद्दी बनना पड़ेगा, भले दुनिया आपको पागल सोच ले, दुनिया तो आपको बहुत कुछ बोलेगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है। हमको पास होना है, मतलब हम जिद पकड़ लिए, हम पढ़ेंगे डेली 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ेंगे। समझ में आया? कंसेप्चुअली पढ़िए और अपने आप पर भरोसा रखिए, आप सक्सेस 100% करेंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने से पहले, भरोसा रखिए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सक्सेस होने, जब आप बहुत आगे सक्सेस होंगे, भगवान जब आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा तो वो सक्सेस होने से पहले आपको टेस्ट जरूर करेगा। परिस्थितियाँ बुरी जरूर आ सकती है लेकिन आपको घबराना नहीं है, सिर्फ यही बोलना है कि आई कैन डू, मतलब डू। याद रखिएगा, भगवान बहुत तरीके से, जब भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, ये सोच लेना है कि भगवान हमको टेस्ट कर रहा है, मेरा कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहा है कि हम उस लायक है या नहीं। एकदम डरिएगा मत और प्रॉब्लम को बहुत अच्छा से फेस कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, कोई नहीं रोक सकता। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भगवान कैसी कैसी परिस्थितियाँ लाता है और आप जो कैपेबल आदमी है वो कैसे उसका परफॉर्म करता है, चीज़ को समझिएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या हुआ सुनिए। मैं विराट कोहली की कहानी समझा रहा हूँ आपको, आप सुनिए विराट कोहली ने कैसा परफॉर्म किया और आज वो कहाँ है, वो इतना सक्सेस क्यों है, उसके सक्सेस के पीछे का हार्डवर्क क्या था। देखिए क्या हुआ, जब छोटा था विराट कोहली, मतलब जब छोटा मोटा मैच खेलता था तो दिल्ली और कर्नाटका का मैच था। ठीक है, उस मैच में यदि विराट कोहली नहीं खेलता तो दिल्ली हार जाता, उसको अपना स्टेट को जिताना था। क्या हुआ, जब मैच था, विराट कोहली की जब बैटिंग आई उससे आधा घंटा पहले उसको फोन आया अपने घर से कि तुम्हारे पापा का डेथ हो गया है। क्या होता है देखिए, भगवान चाहता है कि मेरा बच्चा, हर बच्चा जो है सक्सेस हो, लेकिन जिसको बहुत सक्सेस देता है उससे कुछ टेस्ट लेता है वो, कि हम तो इसको बहुत आगे बनाना चाह रहे हैं, हम इसको इंडिया का कैप्टन बनाना चाह रहे हैं, उस लायक है क्या नहीं वो तो हम चेक करें। वो जरूर चेक करेगा कि आप उस लायक है क्या नहीं। परिस्थितियाँ बुरी होगी, वो चेक करेगा कि आप उस लायक है या नहीं, तभी वो आपको उतना ऊंचा पहुंचाएगा। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जब भी लाइफ में बुरी परिस्थितियाँ आए तो ये सोच लेना भगवान टेस्ट कर रहा है, आज हमको परफॉर्म करना है। अब देखिए विराट कोहली की कहानी सुनिए। क्या हुआ, उसको जब उसकी बैटिंग आने वाली थी तब उसके पास फ़ोन आया कि उसके पापा का डेथ हो गया है। ठीक है, वो अपना कोच से पूछा कि मैं बैटिंग करने जाऊं या घर चल जाऊं। तो उसके कोच ने कहा जो होना था तो वो हो गया, तू जा बैटिंग कर और शाम को जाके अपने पापा का संस्कार कर। विराट कोहली के सामने एक बुरी सिचुएशन आ गई, बहुत बुरी सिचुएशन आ गई। भगवान ने एक गोला फेंक दिया कि आज इसका कैपेबिलिटी टेस्ट करें, हम इसको इंडिया का कैप्टन बनाना चाहते हैं, आज वो उस काबिल है या नहीं, वो क्या परफॉर्म करता है चेक करते हैं, चलो आज। क्या हुआ, विराट कोहली ने क्या किया, विराट कोहली गया, मैच खेला, सेंचुरी बनाई, दिल्ली को जिताया और शाम को घर जाके अपने पापा का संस्कार भी किया। चीज़ को समझिए,
भगवान ने उसे चैलेंज फेंका उसके पास, तो परफॉर्म कर, अब देखते हैं तुम्हारे में क्या कैपेबिलिटी है तुम्हारी। तो विराट कोहली ने क्या किया, उस चैलेंज के रिगार्ड में एक सिक्सर दिया, मैच भी जिताया और अपना परफॉर्मेंस भी किया। मतलब अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा, ना टीम के प्रति ना घर के प्रति। चीज़ को रखिए, परफॉर्म कीजिए, अपने परफॉर्मेंस से पीछे मत हटिए, यही बोलना चाहता हूँ। भगवान टेस्ट करेगा, जब भी परिस्थिति बुरी हो तो यह सोच लेना है कि भगवान मेरे को टेस्ट कर रहा है। आपको बहुत, जब भी आप ऊंचाई पे जाओगे तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, तो यही सोचना है कि भगवान हमको टेस्ट कर रहा है और हमको परफॉर्म करना है और अच्छा परफॉर्म करना है। बुरी सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है कि आई एम द बेस्ट। याद रखना, आई कैन डू, बस यही बोलना है। कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से, बस यही बोलूँगा। थैंक यू।